तो कल हम लोगों ने इसको थोड़ा कम कर दें, बहुत तेज आवाज है। कल हम लोग जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री में देख रहे थे ना, 1980 तक का लगभग हम लोगों ने देखा था। बहुत टर्निंग पॉइंट है। अब जब आप इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया की देखेंगे ना, तो पूरी दुनिया को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस समय में अमेरिका में क्या चल रहा था, उस समय में रशिया में क्या था, उस समय में चाइना में क्या था। क्योंकि आप जब दूसरे देशों का भी हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा देखेंगे और इंडिया के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको अंतर समझ में आएगा कि कोई देश आर्थिक रूप से इतना संपन्न कैसे हो गया, इतने कम समय में कैसे हो गया, और हम क्यों नहीं हो पाए। तो नीतियों का अंतर भी समझ में आएगा। जो हमारा प्रोटेक्शनिज्म जिसको कहते हैं, संरक्षणवाद, तो हम लोगों ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी कि हम अपने नागरिकों को संरक्षित करेंगे और दुनिया भर के व्यापार से और उससे भी हम लोग खुद को संरक्षित रखेंगे। जो हम अभी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भर भारत में भी कि हम फिर से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, संरक्षणवाद की तरफ जा रहे हैं कि बाहर से निर्यात हम ज्यादा करें और आयात प्रतिस्थापक, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो भय था कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, और इंपोर्ट करने वाली जितनी चीजें, जिन जिन चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं, उन चीजों को हम हमारे यहीं पे तैयार करें और हम आत्मनिर्भर हो जाएं, इसी को आत्मनिर्भर कहा गया। तो ये नीति तो नेहरू से लेकर के इंदिरा तक रही, लेकिन इस नीति का फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि उद्योग तो उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए। चीन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। तो वहां पर जो है माओ से तुंग थे आजादी के समय में, और माओ जेडोंग जो थे वो नेहरू के समकालीन है, उन्हीं के समय में युद्ध हुआ। और माओ की जो नीति थी वो चाइनीज कम्युनिस्ट नीति थी, और माओ की नीति ने कभी भी उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जब 80 के दशक में डेन जाओपिंग आए वहां पर, तो आप दोनों के ऊपर लिखिएगा 100 वर्ड की टिप्पणी, माओ से तुंग पे भी लिखिए और डेन जाओपिंग पे भी लिखिए। तो डेन जाओपिंग जब आए माओ के बाद में, तो उनकी जो नीति थी वो पूरी तरह से स्पष्ट नीति थी। किस रूप में थी कि वो इंजीनियर थे, पेशे से इंजीनियर थे। माओ ने उनको बहुत ज्यादा अपने पास फटकने नहीं दिया। लेकिन जब माओ चले गए, माओ की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर डेन जाओपिंग पूरी तरह से स्वतंत्र थे अपनी नीतियों के प्रति। और वो चाहते थे कि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरर कंट्री बने, और मैन्युफैक्चरर कंट्री बने और हम दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को यहाँ इनवाइट करें। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रचार किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, हम उत्पादन करना चाहते हैं। तो जो पूंजीवादी देश थे, जिनकी आप जानते थे दो बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ कम्युनिज्म था, साम्यवाद था। तो सब देश जो थे, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज, उनको लगा कि चाइना बदल रहा है और चीन की जो नीतियां हैं वो थोड़ी सी पूंजीवादी नीतियां हो रही है। तो अगर चीन का मन बदल जाता है तो वहां की राजनीति में भी शायद परिवर्तन आएगा, वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी आएगा, और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से भी आएगा। कई सारे फैक्टर्स रहेंगे। तो क्यों ना चीन का समर्थन किया जाए और चीन में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। तो यूरोप और अमेरिका के देशों ने दया करके चीन पे निवेश किया। दया करके मतलब एक बदलाव की आशा के साथ में निवेश किया, इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का भरपूर उपयोग जो है वो डेन जाओपिंग ने किया। जबकि भारत उस समय में संरक्षणवाद में पल रहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे, हम एफडीआई को नहीं आने देंगे, हम हर चीज जो है वो पीएसयू के सेक्टर में रखेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी। और ये नेहरू की जो नीति थी, जिसको फेबियन सोशलिज्म कहते हैं, नेहरू की नीति को कहा जाता है फेबियन सोशलिज्म। ये फेबियनवाद कहां से आया? फेबियनिज्म जो है ये ब्रिटेन में जो फेबियन क्लब होते थे, वो जो क्लब होते थे वो थोड़े से इस प्रकार के क्लब थे कि वो पूंजीपतियों से उतनी नफरत नहीं करते थे। ये सोशलिज्म वैसा है
जिसमें पूंजीपतियों यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे उतनी नफरत नहीं होती जितनी कम्युनिस्ट लोग करते हैं या सोशलिस्ट लोग करते हैं। फेबियन सोशलिज्म दोनों को साथ लेके चलता है। किनको, यानी कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और मान लीजिए अमीर हो जाए तो उनसे नफरत नहीं होती ज्यादा, और जो लोग गरीब हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी कुछ दिया जाए, और जिनके पास बहुत कुछ है उनसे नफरत न की जाए। तो इसको कहा जाता है एक तरह का फेबियन सोशलिज्म। ये एक बीच की नीति है जो, लेकिन इंदिरा गांधी जब आई तो उन्होंने समाजवादी शब्द जुड़वाया था प्रस्तावना में। आप जानते हो सोशलिस्ट कंट्री जुड़वाया था ना, समाजवादी शब्द जुड़वाया था। इसका मतलब वो फेबियन सोशलिज्म से सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रही थी। तो उनकी नीति थोड़ी प्रोटेक्शनिज्म में ज्यादा कट्टर थी, वो ज्यादा रिजिड थी, और वो चाहती थी कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल, तभी तो बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही हैं और कई चीजों का नेशनलाइजेशन कर रही हैं। तो उनकी कट्टर नीति का फायदा जो है वो एक तरह से डेन जॉपिंग ने उठाया, क्योंकि भारत की तरफ इन्वेस्टर्स आए नहीं, एफडीआई आया नहीं, और बाहर के जो लोग हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग यहाँ था नहीं। जो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो और सिंगल विंडो की बात करते हो, एकल खिड़की की बात करते हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में डेवलप होना शुरू हुआ, थोड़ा राजीव गांधी के समय में शुरू हो गया था। और हमारे यहाँ एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं लाइसेंस कोटा परमिट राज। लाइसेंस कोटा परमिट राज, तीन चीजें बहुत जरूरी थी भारत में उद्योगों के लिए। भारत में यदि आपको आर्थिक रूप से कोई उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो लाइसेंस बहुत जरूरी है, बिना लाइसेंस के आप काम ही शुरू नहीं कर सकते। और उसमें फिर क्या है, करप्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि भारत में अधिकारियों से और तमाम प्रकार के कागज चलाना और फाइलें चलती थी, और उसके बाद फिर लाइसेंस हासिल करना। फिर लाइसेंस हासिल हो गया तो उसके बाद कोटा था कि आप उत्पादन कितना कर सकेंगे, लिमिटेड उत्पादन कर सकेंगे, एक कोटा है। ये जो लाइसेंस कोटा परमिट है ये नेहरू के समय से ही था। और तीसरा, आप कहां तक इसको सेल कर सकेंगे, कहां तक आपके आउटलेट होंगे, इसके लिए फिर आपको परमिट लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी परमिट लेना पड़ेंगे। तो लाइसेंस लेना है, आपका एक लिमिटेड कोटा है, उससे ज्यादा आप उस कोटा से ज्यादा जो है आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर परमिट है। तो लाइसेंस कोटा परमिट ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक तरह से बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा कि आप ज्यादा कूद नहीं सकते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और ये चीजें जो थी ये चीन में नहीं थी। वहां डेन जॉपिंग आए तो वो खुद इंजीनियर थे, और उन्होंने जितना कोस्टल एरिया था वो पूरा का पूरा खोल दिया, और सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, और ईज ऑफ डूइंग कर दिया, और सिंगल विंडो कर दिया, और सॉफ्ट लोन कर दिए, और उनकी सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दी, और पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत फास्ट कर दी, और करप्शन एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि इस मामले में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, आप आइए और आप यहाँ आकर के उद्योग लगाइए। तो जो 1970-80 से जो काम शुरू हुआ था वो काम आगे जाकर के आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा सेंटर बना। और आज भी मैं 3-4 ऐसे फर्म से बात कर रहा था जो इसमें काम में लगी हुई और चाइना में जिनका माल बनता है, तो बोलते हैं कि लॉकडाउन के कारण और बहुत सारे कारणों से प्रोडक्शन 6 महीने से बंद था। तो आज जो चीज आपकी 1,60,000 में बिकती है वो 1,85,000 में जा रही है, क्योंकि माल की शॉर्टेज है। मतलब कोई भी माल ही नहीं आ पा रहा है, कोई भी चीज ही नहीं आ पा रही। वहां से बनने वाली चीज जो है वो 20-25,000 ज्यादा में बिक रही है। तो कंपनियों को देखा जाए तो ब्लैक में बेचने में ज्यादा मुनाफा हो रहा है, डीलर को भी ज्यादा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि लोग तो चाहते हैं, जिन लोगों को जो जैसे किसी को 80,000 रुपए का लैपटॉप चाहिए और उसके पास पहले से 60,000 रुपए का लैपटॉप था और इस बार वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, और वो चाहता है कि इस बार मैं 20-25,000 रुपए ज्यादा देकर के लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, तो उसको 80,000 का ही चाहिए। और वो वाला लैपटॉप यदि मान लीजिए 90,000 में मिलेगा तो वो खरीदेगा, तो उसको तो फायदा हो गया। पर उसको फायदा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि माल नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट्स है नहीं, अब ज्यादा बेचने के लिए इतनी गुड्स है नहीं, तो फिर वो उतना मुनाफा नहीं कमा पाएगा। 1-2 आइटम पे कमा लेगा, लेकिन मान लीजिए 1,000 होते तो 1,000 पे वो कमा रहा होता। तो ये जो शॉर्टेज आई है, ये अभी जो बाइकआउट हुआ थोड़ा सा या थोड़ा सा वहां पर लॉकडाउन लगा और जब उद्योग बंद रहे, तो उससे जब आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, तो क्या हम नहीं कर सकते
हमारे यहाँ तैयारी नहीं हो सकती, नहीं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि माइनिंग के बाद में छोटे छोटे पुर्जे, उसके बाद फिर उनके बड़े मेटल वाले पुर्जे, फिर फाइबर वाला प्लांट, फिर उनके असेंबलिंग की यूनिट्स, फिर उनके असेंबलिंग करने वाली मशीनें, फिर उसके लिए जो एनर्जी 24 घंटे चाहिए, बिजली चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैक्ट्रियां, उसके एक्सपर्टीज, उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बना करके बाहर ला करके खड़ा करना, मार्केट में सेल करने के लिए शोरूम में लाके खड़ा कर देना, ये ताकत जो है चाइना ने विकसित की है। अब आप किसी न किसी एक सेक्टर में छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हो, आपके पास उसके एक्सपर्टीज है, आपके पास उसकी ट्रेनिंग है, आपके पास उसकी स्किल ट्रेनिंग है, पूरी तरह एंटायर यूनिट को बना देना और पूरी यूनिट जो मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट बना देती है, वो प्रोडक्ट बनाने की ताकत आप में नहीं है। इस वजह से आप चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, और वो उसने 30-40 सालों में विकसित की है। और जब वो विकसित कर रहा था तब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उसकी मदद कर रहे थे, और जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने मदद की और आज जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उन्हीं को चुनौती देने लगा, तब उनको लगा कि उनसे गलती हुई है। मतलब ये तो अब उन्हीं को सप्लाई करने में ब्लैकमेलिंग करने लगा, उसी में वो जो है वो मोनोपोली दिखाने लगा, तो मोनोपोली हो गई। तब जाकर के वियतनाम खड़ा हुआ, तब जाकर के आप देखते हो दूसरे जो देश हैं, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश आज भारत से आगे हैं कई मामलों में। श्रीलंका और बांग्लादेश में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमारे से ज्यादा, टेक्सटाइल में तो खास करके। तो बांग्लादेश में बनने वाली चीजें हमसे ज्यादा, बांग्लादेश का जो ग्रोथ है पेंडेमिक में भी गिरा नहीं है बल्कि बढ़ा है, श्रीलंका का बड़ा है, चाइना का बड़ा है। और हम लोग कितना गए, -17 नीचे गए, है ना, वो तो ज्यादा है, -23 है, बहुत ही ज्यादा है, ये तो सरकारी आंकड़ा हुआ। लेकिन बाकी वाकई में भी देखोगे तो -45 जाएगा कम से कम। वाकई में जो हमारी जो नीचे जाने की दर है वो -45 है। और हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो 2025 तक का जो हमने टारगेट रखा था 24 का, वो ये चेयर्स हटा देना भैया जो खराब है, इस टाइप की चेयर हटा देना, खराब वाली मत रखा करो। चक्कर वक्कर भी आया क्या? ठीक है, तो ये जो परिवर्तन जो आप देख रहे हो, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। इसीलिए आर्थिक इतिहास पढ़ते समय में आपको दूसरे देशों का आर्थिक इतिहास भी देखना चाहिए। रशिया में लेनिन देख रहे थे आप लोग, लेनिन के बाद में स्टालिन आया। स्टालिन बड़ा भद्दा सा आदमी था, एक हाथ उसका छोटा और तमाम उसमें खामियां थी, शारीरिक भी कई प्रकार की, इस प्रकार की शारीरिक खामियां होती तो लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते कई लोग, तो लेनिन कतई उसको स्वीकार नहीं करता था। लेकिन संयोग वही रहा जो माओ जेडोंग और डेंग ज़ाओपिंग के समय में था, लगभग वैसा ही हालात लेनिन और स्टालिन के साथ हुए। और स्टालिन को जब मौका मिला, क्योंकि वो अपने आप को मजबूत कर चुका था जब लेनिन जा रहा था, है ना, लेनिन की विदाई और स्टालिन का आना, और उसने जो किया, उसने अपने नफरत के बीज बोए और सरकारीकरण कर दिया एग्रीकल्चर का, और पूरा जितने विरोधी थे सबको मरवा दिया। यहाँ तक कि अपना एक जो टीचर था उसको बचपन से पढ़ाता था, वो उसकी कमजोरियां ज्यादा जानता था, तो उसको सबसे पहले खत्म किया उसने, जो तुम मेरी कमजोरी जानते हो। तो जो भी विरोधी है उसको मरवा डालना, उसको खत्म कर देना, उसकी ताकत छीन लेना। ऐसा इतिहास में हुआ है ना, कई बार हुआ। हिटलर ने किया है, स्टालिन ने किया है, माओ जेडोंग करते थे, या और ऐसे कई सारे कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन सब ने यही किया। तो अपनी लाइन लंबी नहीं करना, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए विरोधियों को मरवा देना, विरोधियों को खत्म कर देना, उनको बदनाम कर देना, किसी भी तरह से उनको खत्म करना, तो ये प्रवृत्ति रहती है। तो रशिया जो है फिर नुकसान में चला गया, क्योंकि आप जो है इस तरह की नीतियां करोगे तो फिर जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो बाहर आएंगे नहीं। तो जब देश को थामने की जरूरत होगी तब थामने वाला कहाँ आएगा? तो आप देखते हो कि उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव के समय में आकर के राजीव गांधी और गोर्बाचोव की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध थी। अगर आप पुराने समय में यदि मिखाइल गोर्बाचोव को पढ़ेंगे तो राजीव गांधी के साथ काफी तस्वीरें उसकी आपको देखने को मिलेगी विकिपीडिया पे भी। भारत के साथ इंडो रशिया रिलेशनशिप में मिखाइल गोर्बाचोव का जो समय था वो बड़ा गोल्डन पीरियड वाला समय था।
वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। उससे पहले के कई लोग हैं, निकिता खुश्चेव और वो जो उतना अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव के समय में ये था कि वो उदार दिल का व्यक्ति था, तो वो यूक्रेन के ऊपर और तमाम जो यूएसएसआर के जो घटक थे जिनको हम CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो स्वतंत्र हो गए ना, CIS, तो CIS के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंट्रीज हैं, जो लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया और जो जितने भी, इन सबको ऊपर वो अंकुश नहीं लगा पाया, इनको दबा नहीं पाया, क्योंकि उसकी नीतियां ऐसी थी, वो उदारवादी था, मानवाधिकारों को पसंद करता था और मानवतावादी था। इस वजह से USSR का विघटन हो गया। 1991 में आप देखते हो कि USSR खत्म हो गया, तो उसका नुकसान भी भारत को हुआ है। चाइना में जो डेंग जाओपिंग ने किया, और वो एक बड़े, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर आप प्राचीन काल से अगर आप देखो कि कोई भी देश यदि इकोनॉमी में आगे बढ़ा है तो उसकी एक सीरीज होती है। दुनिया के सारे देश बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री थे, कृषि प्रधान देश थे। सबसे पहले कोई भी देश कृषि प्रधान ही होता है। दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग विकसित होती है, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और कृषि में काम करने वाले लोगों को ऑल्टरनेट मिलता है, और कृषि में काम करने वाले लोग कृषि को छोड़ करके फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं और वहां से अर्निंग करते हैं और एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, उससे उनका काम चलता है। देन फिर सर्विस सेक्टर में विकास होता है। लेकिन भारत में बाईपास हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग स्किप हो गया पूरी तरह से, और एग्रीकल्चर से लोग सीधे कहां चले गए, सर्विस सेक्टर में। और जनसंख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ की जनसंख्या को आप सर्विस सेक्टर में नहीं खपा सकते। जो मैं कल आपको बता रहा था कि 50 लाख IT सेक्टर में यदि लोग काम करते हैं, तो IT सेक्टर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोगों को और ले सकता है, और भारत में कामकाजी लोग तो 60 करोड़ हैं। 60 करोड़ लोगों को काम की जरूरत है एक तरह से, तो 60 करोड़ में से यदि IT सेक्टर केवल 50 लाख लोगों को ले सकता है, तो IT सेक्टर तो इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। अब वो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोगों को और रोजगार दे देगा, और कितने लोगों को रोजगार देगा। तो फिर आपको अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा, और वो ढूंढना था कब, 1970 में, 1980 में, और हम कब उसकी तलाश कर रहे हैं, अब जाकर के 2021 में, कि हम मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करना, फिर से वातावरण बनाना, दुनिया भर का इन्वेस्टर लेके आना, फिर बाजार तैयार करना, फिर अपने माल के लिए आउटलेट निकालना, और फिर उसकी गुणवत्ता में कंपटीशन करना। अब हम बहुत लेट हैं। इसीलिए फार्म लॉज में, अभी जो कृषि कानूनों में जो इतनी भीड़ है और इतना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड कर रहे हैं, और जब डिपेंड कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेट देना था, वो ऑल्टरनेट आपने दिया नहीं। अब समय बहुत कम बचा है और इतने सारे लोगों को आप खपा नहीं सकते, तो वो चूंकि उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आपने यदि ऑल्टरनेट दिया होता तो उनके परिवार का एक सदस्य खेती कर रहा होता, 4 लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती और इतने सारे लोग एजुकेशन के लिए नहीं आते। तो ये चीज समझना पड़ेगी। पर अब हम लोग वाकई में बहुत, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये नीतियां इंदिरा गांधी के समय में बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन इंदिरा गांधी कट्टर सोशलिस्ट रही, तो कम्युनिस्ट तो नहीं कही जा सकती, लेकिन वो फेबियन सोशलिज्म से निकल करके सोशलिज्म में आ गई थी, और कट्टर समाजवादी होने के कारण उसने प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस, कोटा, परमिट में ही उलझाए रखा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो उद्योग, जो सेक्टर खोला था, वो केवल कंज्यूमर वाला सेक्टर था। यानी आप साबुन बनाइए, यानी जो चीज कंज्यूम हो जाती है, साबुन बनाई, क्योंकि साबुन एक बार आपने बनाया, मार्केट में बेचा, ग्राहक ने खरीदा, उसने कपड़े साफ किए और साबुन खत्म। फिर से आप बनाइए, फिर से बेचिए। तो प्राइवेट सेक्टर अगरबत्ती में, साबुन में, है ना, ऐसी जो चीजें कंज्यूम हो जाती, खत्म हो जाती, ऐसी इंडस्ट्रीज को खुला किया था केवल। तो आप देखते हैं कि उस समय में निरमा वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन आते थे, या पापड़ के आते थे, या बिस्किट के आते थे। उस समय में आपको ऐसे ब्रांड नहीं मिलते थे ना कि आप ये वाला जैकेट खरीद लीजिए, हमारा इंडिया का ब्रांड है। तो हम लोग एडिडास या नाइके टाइप की और ऐसी कंपनियां विकसित नहीं कर पाए। उस टाइप की जो लॉन्ग टर्म, जो टेलीविजन बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, या AC बनाती हैं,
तो हमारे यहाँ एसी बनाने वाली कंपनियां नहीं मिलेंगी, उस टाइप की कंपनियां कंपटीशन करती हुई नहीं दिखाई देती, ड्यूरेबल थी, जो कंज्यूम होकर के खत्म नहीं होता, इतना पेरिशेबल नहीं होता था। नॉन पेरिशेबल आइटम जो है वो हम लोग बनाते नहीं थे, तो उसकी वजह से दिक्कत आई। और आज जब हम कंपटीशन में उतरे हैं दुनिया भर के साथ में, तो जो लोग 30 साल से बना रहे हैं, जो लोग 40 साल से बना रहे हैं, अब उनके साथ हमको कंपटीशन करना है। तो कुछ नीतियां आपको समझ में आ रही हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई और कौन से साल में हुई और कौन सा कंट्री कब कैसे आगे बढ़ गया। जापान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा उसने लिया। जापान के लोग अमेरिका पढ़ने जाते थे, चीन के लोग भी अमेरिका पढ़ने गए, लेकिन चीन ने जब लोगों को अमेरिका पढ़ने भेजा अपने विद्यार्थियों को, तो चीन का एक स्पष्ट संदेश था कि आपको पढ़ने जाना है, वहां काम करने नहीं जाना। आप वहां से सीख के आएंगे, पढ़ के आएंगे और चाइना में काम करेंगे। हमारे लोग क्या करने गए? हमारे लोग वहीं जाकर के काम सीखते थे, पढ़ते थे और वहीं बस जाते थे और फिर डॉलर कमाते थे। तो उन्होंने अमेरिका की सेवा की और चीन के लोगों ने, जापान के लोगों ने क्या किया? अपने देश की सेवा की है। शिक्षा अमेरिका से हासिल की है, यूरोप से हासिल की है और अपने देश में जाकर के सेवा की है। भारतीयों में जितने लोग विदेशों में शिक्षा लेने गए, 90% वहीं बस गए, वहीं उनको नौकरी मिल गई, उन्होंने उसी देश की सेवा की। तो इसलिए हम प्रोडक्शन के रूप में निकल के नहीं आए। और इसलिए आप देखोगे कि हम लोगों ने जो बैक ऑफिसेस होते हैं, यानी कि आप देखते हो कि फ्रंट लाइन में, आप एमपी नगर में भी चले जाते हो तो शॉप्स होती हैं, फ्रंट लाइन जो होती है, नीचे आप शॉप मिलेगी ऊपर, और उसके बैक में आप जाओगे सीढ़ी चढ़ के तो तरह तरह के जो ऑफिसेज होते हैं जिसमें लोग सर्विस सेक्टर के लोग काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप लेकर के, कंप्यूटर लेकर के अपना, और वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और वो या एक तरह से वो जो है कॉल सेंटर की तरह काम करते थे। तो इंडिया में जितने भी नारायण मूर्ति हुए, चाहे विप्रो हुआ, चाहे इन्फोसिस हुआ, चाहे टीसीएस हुआ, हम सब ने इस प्रकार के जो बैक ऑफिसेज वाली जो नौकरियां थी वो तैयार की। और हम लोग फ्रंट पे आकर के कभी भी एक हमारा खुद का जो कोई प्लेटफॉर्म हो, गूगल की तरह प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया हो, या हम लोग किसी कंपनी के ऑनरशिप हो हमारे पास, किसी इंडियन के पास, और पूरी दुनिया उस पर डिपेंड करती हो और पूरे दुनिया से हम रेवेन्यू हासिल करते हो, वो चीजें हमने नहीं की। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए कितना आसान था कि वो जो सीडी बनता है वो 10,000 रुपए में देता है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10,000 रुपए में देता है, और वो कॉपी तो 25 रुपए में आपको सीडी पड़ जाती होगी, 20 रुपए में आप कॉपी कर लेंगे। लेकिन 20 का 1,000 बनाना, अगर मान लीजिए 100 लोगों को और चाहिए तो 20 का 10,000 बन जाएगा। 20 का 10,000 बनाता है ना, सीधा 20 रुपए का 10,000 बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसने, और उसमें बनाने वाले कौन है? बहुत सारे इंडियंस हैं। पर इंडियंस ने किसको पावर दिया? माइक्रोसॉफ्ट को दिया, बिल गेट्स को दिया। आज गूगल का सीईओ वो है, लेकिन वो कमाई किसको हो रही है गूगल की? अमेरिका को हो रही है। अमेरिका में टैक्स जाता है, हमको नहीं हो रही है। और इसीलिए हमारे सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। और उसके बावजूद भी वो अकाउंट अभी भी हम लोग उनसे लागू थोड़ी करवा पाएंगे। अभी तो कितना पेचीदा काम है ये। कितने लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, आप कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर करोगे? कितने लोगों को 5-5 साल के लिए डालोगे? आपकी जेलें ही नहीं है, इतने बड़े जेलें ऑलरेडी आपकी जो है फुल है। और लोगों की ये जो प्रवृत्ति है पिछले 10 सालों में जो विकसित हुई है कुछ भी पोस्ट करने की, रियल टाइम पोस्ट करता है, रियल टाइम दिखता है और हंगामा खड़ा होता है। ये जो सेंसेशन वाली जो आदत है, इसको आप 5-5 साल का डर दिखा के आप बंद कर दोगे। आपके पुलिस वाले पढ़े लिखे कहाँ, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? पुलिस वालों को देख करके लगता है कि वो पता लगा लेंगे कि ये पोस्ट जो है वायलेशन करती है और ये नहीं करती है। तो ये पुलिस स्टेशन कौन से होंगे, ये आइडेंटिफाई करने वाले लोग कौन होंगे? इस लाइन को, ये जो बड़ी थीन लाइन है, इसको कौन डिस्टिंग्विश करेगा कि ये सही है और ये गलत है? और ऐसे कोर्ट है हमारे पास, ऐसे जजेस हैं, और साइबर लॉ और आईटी एक्ट, और इसको कितने लोग समझते हैं? हमारा मोटा मोटा जो आईपीसी का एक्ट है, जिसको 150 साल हो गए चलते चलते, उसको ठीक से वो क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका ठीक से स्टडी नहीं है लोगों का। ये कितना बारीक है।
और वो जो अकाउंटेबल है पर्सन, वो कहां बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ, आपकी टेरिटरी से बाहर है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मान लीजिए वो नहीं कर पाया 24 घंटे में डिलीट या रोक नहीं पाया वो, तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं सब चीजें, ऑटोमेटिक है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा लेगिंग रहा है, हम लोग बहुत पिछड़न रही है हमारे यहाँ, और हम लोग जिस समय में जो करना था, बस एक ही काम अच्छा हुआ 85 में कि कंप्यूटर हम सही समय पे ले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम सही समय पे, बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत भी हमारे यहाँ बिल्कुल रियल टाइम हुई। जब 83 में जो है एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेके आए थे, तो सीसीएमबी में 85 में काम होने लगा था, ठीक है ना। और ये दोनों में राजीव गांधी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने उनके डायरेक्टर को, लालजी सिंह को उधर सपोर्ट किया था, इधर सैम पित्रोदा को लेके आए, और ये अपने पर्सनल एफर्ट से लेके आते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पर्सनल एफर्ट से कई बार कुछ चीजें कर लेते हैं, पर ये मैंने ऐसे कुछ कलेक्टर देखे हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर देखे हैं जो अपने जिलों में अपने मित्रों के माध्यम से अपने जिले में बहुत सारा काम कराते थे, जबकि उनका जॉब का वो कंपल्शन नहीं था। जॉब के हिसाब से तो जितने जिले में कलेक्टर्स हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से जो जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करेंगे, लेकिन कुछ कलेक्टर्स ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेक्टर में सॉफ्टवेयर बन रहा है, अपने जिले के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उनका कोई दोस्त यदि अमेरिका में सॉफ्टवेयर बनाता है, बेंगलोर में बनाता है, तो उसको फोन करते हैं कि यार मेरे यहाँ ये लड़का बना तो रहा है लेकिन मुझे इस पे उतना विश्वास नहीं है, तुम इसको चेक करो। तो वो बढ़िया बना के देता है उधर से और पैसे भी नहीं लेता। तो ये तो कलेक्टर का काम नहीं था, क्योंकि जितने जिले हैं सब कलेक्टर तो अपने तरीके से बनवा रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने तो अपने पर्सनल सोर्स यूज कर लिए। तो कभी कभी नेता भी जो है अपने पर्सनल सोर्स यूज कर लेते हैं, और अपना खुद का एक इंटरेस्ट होता है, खुद का इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी कलेक्टर में फिजिक्स में एमएससी किया मान लीजिए उसने, और उसने टॉप किया था अपने कॉलेज में, उसकी इच्छा थी प्रोफेसर की, और वो हो गया आईएएस। अब वो किसी कॉलेज में जाएगा तो फिजिक्स की क्लास में जरूर जाएगा, और उसकी इच्छा होगी कि 1 आध घंटा एक पीरियड मैं भी पढ़ाऊं इनको, जरा मैं भी बताऊं फिजिक्स क्या होती है ना। और उसको बहुत मजा आता है क्योंकि वो अपना वो दिखाना चाहता है। तो ऐसे जिंदगी में आदमी के जो जो टैलेंट होते हैं, जो जो इच्छाएं होती है, वो बड़ा नेता जब बनता है, जिम्मेदार आदमी जब बनता है, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे जब बनता है, प्लानिंग के लेवल पे जब बनता है, पहुंचता है, तो वो उन चीजों को करता है। ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना। नेहरू के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, इंदिरा गांधी के अपने थे, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो वैसे ही लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों से मीटिंग करते हैं, उनके सामने प्रपोजल रखते हैं, उस प्रकार की चीजें होती हुई दिखाई देती। सैम पित्रोदा उस समय में अमेरिका में थे और आईटी में ही काम कर रहे थे और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे थे। तब ऐसे समय में उन्होंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि इंडिया में तो अभी आईटी में कुछ नहीं है, कंप्यूटर के सेक्टर में कुछ नहीं है, तो आप भारत में कुछ कर सकते हैं। तो चूंकि वो वहाँ बस गए थे, उनको नागरिकता मिल गई थी, वहाँ सेटल हो गए थे, कमाई कर रहे थे, उन्होंने कहा अपने देश के लिए भी तो कुछ करो, मित्र थे, तो उन्होंने बात मानी, वो इंडिया आ गए। और पहला नॉलेज कमीशन बनाया था मनमोहन सिंह ने, नेशनल नॉलेज कमीशन, तो उसका जो अध्यक्ष है वो सैम पित्रोदा को ही बनाया था, आपको पता है। और वो राजीव गांधी के कहने पे, और आपने देखा एसटीडी पीसीओ की क्रांति हुई और टेलीकॉम रिवॉल्यूशन हुआ टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में। जब एक के बाद एक सैटेलाइट इसरो जब जारी कर रहा था, तो एसटीडी पीसीओ के जो बूथ होते थे, आपने पुराने समय में कभी देखे हो, एकदम छोटे रहे होंगे आप, तो पीले रंग के जो बूथ होते थे और जिसपे एसटीडी पीसीओ लिखा रहता था, जगह जगह पर पूरे भारत में क्रांति हो गई और लोग टेलीफोन पे बात करना शुरू किया। ये एफर्ट जो है उस समय में आया 85 टेलीकम्युनिकेशन के लिए। दूसरा कंप्यूटर आया, और जो कंपनियां खड़ी होना चाहती थी अपने स्तर पर और जो ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते थे इनको रेगुलेट करने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे। तो भारत में एक तरह से कंप्यूटर जो शिक्षा है, कंप्यूटर एजुकेशन आया, आईटी के सेक्टर में जो कुछ डेवलपमेंट हो सकते थे वो आए, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जो है वो हो सकता था, साइंस टेक में जो चीजें हो सकती थी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और मैंने आपको गोरबाचोव के साथ और अमेरिका के साथ रिलेशंस और वो बताएं, ब्रिटेन के, जापान के साथ रिलेशन बताएं, वो मजबूत हुए तो हथियारों का, आर्म्स और एम्यूनिशन में जो है वो इम्पोर्ट होना, उनके साथ में डील होना। तो ऐसी चीजें जो है
वो सब चलने लगी। लेकिन भारत जूझ रहा था पंजाब में आतंकवाद से। आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और जो खालिस्तान की मांग थी, जो अभी फार्म लॉज वाला जो एजिट हुआ है, तो खालिस्तान की मांग थी, और वो सब भारत में एक तरह की अलग तरह की आग लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद उस समय में इतना ज्यादा नहीं पनपा था। वो कश्मीरी पंडितों के भगाने के बाद और वो 1990 के आसपास आकर के बहुत ज्यादा तीव्र हो गया था। उससे पहले पंजाब आतंकवाद में जल रहा था। इसलिए आप देखोगे कि जो संविधान संशोधन देखते हो तो 8-10 संशोधन आपको 1981 से लेकर के 88 तक जो भी 90 तक मिलते हैं, वो सारे के सारे पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलेंगे। राष्ट्रपति शासन का लागू होना, बार बार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है ना, तो उसकी वजह से आर्थिक उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं थी। लेकिन राजीव गांधी ने आकर के थोड़ा सा लाइसेंस कोटा परमिट को शिथिल किया, और उन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट को कम करके प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश की। पहली बार उस आदमी ने विजन दिखाया कि नहीं, प्राइवेट लोग भी आएंगे, बाहर के निजी लोग भी आएंगे, तो शायद कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, और केवल सरकार जो है सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए हम लोगों को, इन लोगों को भी लेके आना पड़ेगा। इसके बाद आप एक जो है एक नोट्स और बनाइएगा, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ब्रेटन वुड्स की संस्थाएं। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन जो है, उसके बाद आप जानते हो WTO की शुरुआत हुई थी। गेट जो है किसमें बनना था? WTO में बदला था, है ना। वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, है ना, गेट बना था। तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को जब आप लिखोगे तो ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस जो है, इनके बारे में 100 वर्ड में एक नोट्स बनाइएगा, तो आपको इकोनॉमी का जो हिस्ट्री है वर्ल्ड लेवल का, है ना, वो देखने को मिलेगा। तो उरुग्वे दौर की बातचीत होती है, उरुग्वे राउंड, तो एक नोट्स उरुग्वे राउंड का बनाइएगा। उरुग्वे राउंड, डंकल प्रस्ताव, सर आर्थर डंकल थे, वो सबसे पहले प्रस्ताव लेके आए कि दुनिया भर के देशों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट था पहले, जो 1 जनवरी 1995 को क्या बन गया? WTO बन गया। तो पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो गेट था ये WTO में बदला 1 जनवरी 1995 को। उससे पहले जो गेट था ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। तो उरुग्वे राउंड की जो बातचीत हुई उसमें भारत ने भी भाग लिया। डंकल प्रस्ताव जब आए तब भी बात उठी थी आत्मनिर्भरता की, तब भी बात उठी थी स्वदेशी आंदोलन की, तब भी RSS और तमाम जो संस्थाएं भारत की जो स्वदेशी मूवमेंट में काम करती थी, वो पूरे भारत में जाकर के प्रचार करते थे कि आप भारत के लोगों का सामान खरीदिए, भारत के उद्योगपतियों का सामान खरीदिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक तो आजादी के समय में हुआ था, असहयोग आंदोलन का भाग था। असहयोग आंदोलन से पहले बंगाल विभाजन के समय में यही आग लगी थी। स्वदेशी मूवमेंट चला था, स्वदेशी आंदोलन, और दूसरा स्वदेशी आंदोलन चला था 1992 के आसपास, 92 से लेकर 95 तक, यानी 92 से 95 तक, जब WTO बन रहा था और WTO की शुरुआत होनी थी। क्योंकि WTO की एक बार शुरुआत हो गई और भारत उसका हस्ताक्षर करता है, यानी फाउंडर मेंबर में हम लोग, तो एक बार यदि WTO की शुरुआत हो गई तो फिर LPG आना ही था। इसलिए आपने देखा होगा कि यहां मैं थोड़ा सा दूसरी राजनीति और उसमें ले जाऊं, पहले मैं LPG वाला कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। तो भारत के इतिहास में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर 300 शब्दों में आंसर लिखिएगा, 100 शब्द तीनों के ऊपर लिखिएगा, लिबरलाइजेशन के लिए भी, प्राइवेटाइजेशन के लिए भी और ग्लोबलाइजेशन के लिए भी। लिबरलाइजेशन का मतलब लाइसेंस कोटा परमिट को पूरी तरह से खत्म कर देना, लिबरल कर देना। लिबरल कर देना मतलब उदार कर देना, कोई भी आ सकता है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई परमिट नहीं है। आप आइए, अपना जो उद्योग लगाइए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको जो बनाना है वो बनाइए, जितना बनाना है वो बनाइए, जितना बेचना है वो बनाइए, जहां बेचना है वहां बेचिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप यहां बना करके बाहर बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर बेचिए, बाहर बना करके यहां बेचना चाहते हैं, यहां बेचिए, जो करना है करिए। तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति थी। जिस देश में प्रोटेक्शनिज्म था, पूरी तरह से संरक्षणवाद था, और प्राइवेट लोगों के लिए उतना, और प्राइवेटाइजेशन,
यानी कि प्राइवेट लोगों के लिए पूरी अनुमति थी। और तीसरा शब्द था ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट, यानी वैश्विक गांव का कंसेप्ट, यानी कि जो बैरियर है क्रॉस बॉर्डर, जो आपका जितना भी बैरियर, वो सारा का सारा खत्म, कोई बैरियर नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, और कोई किसी प्रकार का एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, तमाम ड्यूटीज, टैरिफ्स, फीस और जितने तरह की कस्टम ड्यूटी या जितने तरह के बैरियर हो सकते हैं सरकारें अड़ंगा लगा सकती हैं, वो सारे अड़ंगे हटा दिए। और इस काम को करने का विजन जो सबसे पहले लेके आए थे वो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके पहले 3 प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ खत्म हो गया। राजीव गांधी कुछ करते कि 89 में उनके साथ शाहबानो प्रकरण वाला जो मसला था, उससे मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुस्लिम अपीजमेंट का उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रकार का ऐसा डिसीजन देता है जो राजनीतिक लोगों को पसंद नहीं आता, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आता या जो रूलिंग पार्टी है उसको पसंद नहीं आता, तो रूलिंग पार्टी उसके अगेंस्ट क्या करती है कि वो एक कानून बना देती है, नया इनेक्टमेंट कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जो उसका वर्डिक्ट है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपने तो कानून बना दिया। कुल मिलाकर के संप्रभुता जनता में है, और जनता जो है वो संसद को ताकत देती है, और संसद यदि कानून बना देगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो उसको मानता है। तो इस प्रकार का कानून जब आप बना देते हो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए, और मान लिया जाए वो कानून जो है वो विपक्ष जो है वो प्रचार करने में कामयाब हो जाए, तो विपक्ष प्रचार करने में कामयाब हो गया कि इन्होंने मुसलमानों का अपीजमेंट किया, तुष्टीकरण किया, और मुसलमानों में भी पुरुषों का किया, मुसलमान पुरुषों का, क्योंकि वो तलाकशुदा महिला को वो कंपनसेशन नहीं दे रहा था शाहबानो प्रकरण में। आप देखिएगा प्रधानमंत्री सीरियल में आपको पूरा मिलेगा वो। तो इस कारण से राजीव गांधी जो है वो लोकप्रियता खो बैठे, और हालांकि उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए और बहुत सारे हिंदुओं को लुभाने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन वो सब, और जैसे ही वो राम मंदिर के ताले खुलवाए और हिंदुओं को लुभाने लगे तो बीजेपी को लगा कि ये तो हमारा मुद्दा ले जा रहे हैं और कांग्रेस हिंदुत्व को पकड़ लेगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आडवाणी ने उस समय में फिर रथ यात्रा निकाली, उसको कमंडल की राजनीति कहते हैं, उसको कहते हैं कमंडल की राजनीति। कमंडल की राजनीति मतलब हिंदुत्व की राजनीति, और यहां से हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई। राम रथ यात्रा निकली, और फिर लालू ने जो है पटना में उनकी रथ यात्रा को रोका और आडवाणी को जेल में डाल दिया। तो ये जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं पाई, क्योंकि वही प्रोटेक्शनिज्म चलता रहा, लाइसेंस कोटा परमिट रहा, दुनिया बदल रही थी, सुगबुगाहट हो रही थी, WTO की शुरुआत हो रही थी, दुनिया कहीं से कहीं जा रही थी, लेकिन हम अपने मामलों में मसले में उलझे थे। वीपी सिंह एक ऐसे नेता थे जो राजीव गांधी को बोफोर्स में लपेट बैठे, और राजीव गांधी के ही वित्त मंत्री थे एक समय में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन राजीव गांधी से बात बनी नहीं, और उन्होंने राजीव गांधी के साथ धोखा करते हुए यूं कहें कि, हालांकि वो कभी रिवील नहीं कर पाया चीजों को, सही चीजों को, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया वो कभी सिद्ध भी नहीं हुए, और न ही आरोपों का सबूत उन्होंने कभी दिया, लेकिन उन्होंने कहा पूरे सबूत है मेरे पास कि राजीव गांधी ने बोफोर्स में घोटाला किया, घपला किया। कभी रिवील तो किया नहीं, उन्होंने बताया नहीं, हमेशा बस वो धमकी देते रहे कि मेरे पास है, और प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बने तो वो आते थे समाजवादी दृष्टिकोण वाले, कट्टर समाजवादी दृष्टिकोण के नेता रहे, जनता दल के नेता थे, और उसका नतीजा यह था कि वो थे राजा, राजपूत थे, और किसी समय रॉयल फैमिली से थे, लेकिन गरीबों के प्रति और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों का प्रभाव होने के कारण उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया, जो कोई भी सरकार कांग्रेस की लागू नहीं कर रही थी, जिसमें 27% आरक्षण दिया जाना था ओबीसीज को। और ओबीसीज को यदि आप 27% आरक्षण देते हैं, जनसंख्या के हिसाब से ओबीसीज को 52% आरक्षण मिलता है। 52% कम से कम आरक्षण ओबीसीज को मिलना चाहिए, लेकिन 52% वो दे देंगे, और अगर मान लिया जाए 25%, 24% अगर SC STs का रहेगा तो ये तो 75 तक पहुंच जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डिसीजन जो इंदिरा साहनी केस में है वो है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो फिर वो वायलेशन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, 27% आरक्षण दिया, ताकि बचा हुआ 23% SC/ST का 22% वो रहेगा, और SC/ST को जो है लगभग 14-14.5% नेशनल लेवल पे मिलता है और 7.5% ST को मिलता है। ऐसा करके 49.5% के आसपास रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये रिजर्वेशन जो है वो 27% रिजर्वेशन जब किया तो पूरे देश में फिर हंगामा, तो इसको मंडल की राजनीति बोलते हैं। VP सिंह के द्वारा इस प्रकार से 27% आरक्षण दिया जाना क्या कहलाता है, मंडल पॉलिटिक्स। तो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स में 90 भी निकल गया, 91 भी निकल गया और 92 भी निकल गया, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन तक। बाबरी मस्जिद जब 1992 में 6 दिसंबर को जब गिराई गई, तो उसका डिमोलिशन जब हुआ, तब तक की जो पॉलिटिक्स है वो कहलाती है मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स। और इस संघर्ष में आर्थिक गतिविधियां जो है वो ठप रही और दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई, क्योंकि कर्फ्यू लगा रहा। लंबे समय तक भारत के अधिकांश शहरों में कर्फ्यू था, हजारों लोग मारे गए, हिंसा हुई, अनस्टेबिलिटी जैसी, और 3 सरकारें बदल गई, 3 प्रधानमंत्री आ गए, देवेगौड़ा भी आ गए, वो VP सिंह भी आ गए और चंद्रशेखर भी आ गए, और इस तरह से 3 प्रधानमंत्री बदल गए। अस्थिरता का दौर था, हिंसा बहुत थी, चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, अशांति थी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि इन्वेस्टर्स और वो आए नहीं, और नए लोग उद्योगों की स्थापना के बारे में सोच नहीं सकते थे, और फिर उधर WTO बन रहा था। तब जब 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार आई, तो वो 5 साल चली। उस सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार बोलते हैं हम इसको, सेकेंड जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये बड़े व्यापक रिफॉर्म्स थे जो LPG लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिर से माहौल बना और फिर से इन्वेस्टमेंट आने लगा। और वो जो 3 साल थे, जिन 3 सालों में अस्थिरता थी, उसमें BOP क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन की समस्या ये हो गई कि हमारा आयात तो कम नहीं हुए, क्योंकि लोगों की जरूरतें थी, और लोगों को जो जो चीजें जरूरी थी वो सब हमको मंगानी पड़ी, देश को मंगानी पड़ी। तो आयात तो नहीं रोक पाया, लेकिन निर्यात तो रुक गए पूरे, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गए। और ये जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जब ये क्राइसिस आता है, तो इसको बोलते हैं BOP क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से ही चंद्रशेखर इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे, युवा तुर्क उनको कहा जाता था, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। लेकिन जब देश पे आर्थिक संकट आता है, डॉलर कम हो जाते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, तो छवि खराब हो जाती है। ना हम ऑयल को मेंटेन कर पाते हैं, ना हम उद्योगों को आगे बढ़ावा दे पाते हैं, ना इंपोर्ट को मैनेज कर पाते हैं, ना गोल्ड वाला स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं, बैंकिंग सेक्टर डगमगाने लगता है। और आपने देखा यही वो समय था जब अरशद मेहता का स्कैम हुआ था 92 का। तो जिन्होंने अरशद मेहता वाला वो जो सीरीज देखा है, वो लोग समझ जाएंगे कि स्कैम 1992, क्योंकि उस समय में बैंकिंग सेक्टर पे कोई रेगुलेशन नहीं था ज्यादा, रिजर्व बैंक भी काफी लिबरल था, और स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी बना नहीं था, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, तो वो जो सेबी बना, सेबी के बाद में रेगुलेशन आया। उसके पहले क्या था, उसके पहले जो आप अरशद मेहता वाला स्कैम देखेंगे कि वो जो है फर्जी बैंक रिसीट्स जो है वो जारी कर लेता है, और वाकई में जो बैंक के पास थोड़ा सा समय होता है 10-15 दिन का इधर से उधर ट्रांजैक्शन करने का, रिजर्व बैंक को ट्रांजैक्ट करना है या अदर बैंक को देना है, तो बोरोर्स जो है बैंक है, बैंक बोरोइंग बैंक से वो ले लेता है पैसा और लेंडिंग में ले जाता नहीं, अपने पास रख लेता, और इन 15 दिन में वो शेयर मार्केट में लगा देता था, और उससे मुनाफा कमा करके थोड़ी तो घूस दे देता था बैंक वालों को, और खुद के जो एसेट्स हैं वो क्रिएट होने लगे उसके। और यहाँ तक कि यह आरोप भी लगा था उसमें, सीरीज में भी आपने देखा कि 1 करोड़ रुपया उसने PV नरसिम्हा राव को भी दिया है ना, तो वो प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच थी। इस समय में एक कैरेक्टर उसमें आपने सीरीज में देखा, वो चंद्रा स्वामी था। चंद्रा स्वामी एक वो तांत्रिक था,
और वो प्रधानमंत्री के लिए ये सब काम करता था और बीच में जो है वो मिडिल मैन था और वो पैसा कमाता भी था। वो जेल भी गया और जेल में उसकी मौत भी हुई। हम लोग तो सब उस समय में स्कूल कॉलेज में थे, तो हम लोग डिबेट में भी कंपटीशन में भी तैयार करते थे इन सबको, और रोज न्यूज़पेपर में ये सब हेडलाइन के तौर पे देखते थे उन दिनों में। तो हम लोगों को ये चीजें जो है ये लाइव उस समय में देखने को मिली और रोज की रोज इन न्यूज को, इन सब कैरेक्टर्स को जानते थे हम। क्रॉनिकल भी खरीदते थे, प्रतियोगिता दर्पण तो उस पर चंद्रा स्वामी का फोटो, उसी पे हर्षद मेहता का फोटो। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हमारा कॉलेज टाइम शुरू होता है, तो इसको हम लोग जो है उस तरह से पढ़ते थे। और खास करके मेरा जो कॉलेज का टाइम था 1992 से लेकर के 97 तक का पूरा जो 95 वाला, तो ये जो 3-4 साल थे, इन 3-4 सालों में जितने डिबेट हुए सारे इकोनॉमिक्स पे हुए। तो हम लोग एनवायरमेंट साइंस से, लाइफ साइंस से आते थे, लेकिन हमारे डिबेट नहीं थे एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, नहीं थे। सारे डिबेट इकोनॉमी पे थे, चाहे वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले हों, चाहे ये स्कीम वाले हों। तो हम लोग उस समय में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस लेकर के यही नोट्स बनाते थे। हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के यही बार गाइडेंस के लिए जाते थे। तो इसलिए हम ये यहाँ की इकोनॉमिक्स है, ये मैं आपको लाइव बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा उस टाइप से बता पा रहा हूँ, क्योंकि हम डे टू डे जो भी उस समय में इंसिडेंट्स हो रहे थे वो हम लोग देख रहे थे। खैर, तो वो स्कैम और ये सब, और तो आर्थिक भारत की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। इसके बाद जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आज जो आप नाइके का शोरूम देखते हो या एडिडास का देखते हो, ये सब चीजें पहले के समय में नहीं थी, है ना। आप बहुत सारे एलन सोली को देखते हो, या यहाँ बहुत सारे ब्रांड ऐसे देखते हो, इंटरनेशनल ब्रांड देखते हो, जो पहले ही आउटलेट नहीं होते थे। पहले एक कस्टम की बहुत छोटी सी दुकान होती थी, और इंदौर में भी 1 या 2 दुकानें थी। उदयपुर की एक दुकान मैंने विजिट की थी उस समय में। वहां पर ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के चोरी छुपे 2 तरह से, ग्रे मार्केट और व्हाइट मार्केट का 2 तरह का आपको माल मिलता था, जिसपे एक पे टैक्स पे करना। यानी कोई प्रोडक्ट यदि 5,500 का है, तो अगर आप बिल बनवाएंगे तो वो आपको 10,000 में पड़ेगा, क्योंकि उसमें कस्टम ड्यूटी और वो सब जुड़ेगा। और अगर नहीं बनवाएंगे तो वो कंटेनर में, चोरी छुपे कंटेनर आते थे समुद्र के किनारे, कस्टम की दुकानों पे मिलते थे। तो फॉरेन ब्रांड के माल खरीदना, आपको कोई गुड्स खरीदना है, तो उसके ऊपर आपको कम से कम दुगनी प्राइस देनी पड़ती थी, 1.5 गुनी प्राइस देनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती थी। हालांकि उसमें भी इंडियंस जो है रास्ता निकाल लेते थे चोरी का, और वो ग्रे मार्केट बोलते थे, ब्लैक मार्केट बोलते थे, उसके सामान मिलते थे। लेकिन वो आप पूरे भोपाल में जाएंगे तो कोई एक आध न्यू मार्केट में या कहीं यहाँ 10 नंबर के आसपास कहीं एक आध कोई शॉप होगी जो इस प्रकार के प्रोडक्ट रखते थे, और वो आपको अवेलेबल कराते। कई बार प्री ऑर्डर करना पड़ते थे, आपको पहले से आपको ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता था, फिर बाद में मिलता था। आज आपको रियल टाइम आप यहीं जाकर के उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ये सारी शुरुआत हुई है 1995 से, WTO की वजह से, और भारत के LPG को एक्सेप्ट करने से, और WTO के सिग्नेटरी होने की वजह से। हम लोग WTO के सिग्नेटरी हैं, है ना। चाइना बहुत बाद में बना, चाइना को ले नहीं रहे थे, लेकिन जब उस पर दया करके लिया तो उसने तो तबाही मचा दी। 2003 के बाद, 2002 के बाद चाइना को जब WTO ने एक्सेप्ट किया और WTO को उसने साइन किया, तो आपने देखा कि 2003 के बाद फिर चाइना ने जो अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी 30 साल से, वो पूरी तैयारी के साथ जब वो मार्केट में उतरा तो उसके पास तो बेचने के लिए बहुत कुछ था, और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। जैसे ही वो सदस्य बना कि अच्छा ओपन है मार्केट, अब हम कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी बेच सकते हैं, किसी भी स्केल पे जाके बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं, तो फिर मुझे मेंबर बनाओ। उसको मेंबर बनाना अमेरिका ने दया करके किया कि चलो चाइना से जो है कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा। अब चाइना भी, पर उसने अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी केवल और केवल बिजनेस में उसने फायदा उठाने के लिए ये सब किया, लेकिन उसने अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी बदली नहीं। और पॉलिटिकल पॉलिसी वही थी उसकी, राजनीतिक जो उसका ढांचा है वो उसने बदला नहीं, काम करने का तरीका नहीं बदला, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वही रहा, और यहाँ तक कि शिनजियांग और दीगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और तमाम जो स्टोरीज आप चाइना की जो नेगेटिव देखते हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और वो लोग जियांग जेमिन, और जियांग जेमिन के बाद ये आप देखते हो शी जिनपिंग, तो ये शी जिनपिंग ने तो एक तरह से कह दिया कि आजीवन जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। इन्होंने संशोधन भी कर दिया, है ना। उधर संशोधन करके बैठे हैं बोल्सोनारो,
एक तरह से उधर वो सब सारे लोग अभी जो दुनिया में जितने डिक्टेटर है ना, चाहे पोलैंड वाले, चाहे उधर विक्टर ओरबान ले लो, उधर ये ले लो, इधर पुतिन ले लो, ये सब लोग इस मानसिकता के हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे हम ही प्रमुख रहेंगे राष्ट्र के। तो ये केवल बीमारी जो है किसी एक देश की नहीं है, ये बीमारी पूरे देश दुनिया में जो डिक्टेटर हैं या इस मानसिकता के जो अभी सत्ताधीश है वो हटना ही नहीं चाहते। और आपने देखा ट्रम्प कितनी मुश्किल से हटे, एक तरह से उनको निकालना पड़ा, धमकियां देनी पड़ी कि तुमको घसीट के बाहर करेंगे, नेवी सील वाले लोग जाएंगे और घसीट करके तुमको फेंक के आएंगे तुम्हारे फार्म हाउस में, तब जाकर के वो निकला। उसने सितंबर में ही बोल दिया था कि मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्हाइट हाउस खाली कर दूंगा, उसने सितंबर में बोल दिया था। तो और वही चीज उसने की भी, है ना। तो ये जो समय जो चल रहा है ना, अभी जो सत्ता में आ गया वो अब हटना नहीं चाहता। इसलिए फ्लावर रिवॉल्यूशन और कलर रिवॉल्यूशन जितनी भी है दुनिया भर में वो इसी के लिए है कि सत्ता में एक बार कोई आ जाता है तो वो रिजल्ट्स को मानने से मना कर देता है, तो फिर जनता जो है बड़े व्यापक पैमाने पे प्रदर्शन करती है। तिएनमेन स्क्वायर वाला हो, चाहे वो जो भी जैस्मिन रिवॉल्यूशन हो, जितनी तरह की फ्लावर रिवॉल्यूशन, कलर, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो तमाम प्रकार के कलर रिवॉल्यूशन के जो नाम दिए हैं दुनिया भर में, ये कई देशों में दिया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ आदमी जब हार जाता है तो चुपचाप जो है प्रधानमंत्री आवास खाली कर देता है, पीएमओ खाली कर देता है, और चुपचाप जो व्यक्ति नया जो है वो शपथ लेता है वो वहां चला जाता है और स्मूथली सब काम होता है। हमारे यहाँ कभी तख्ता पलट नहीं होता है ना, कूप बोलते हैं इसको, तो हमारे यहाँ कभी कूप नहीं होता। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल टर्मोइल इस टाइप का देखने को नहीं मिलता, बहुत इजी प्रोसेस है। इमरजेंसी के समय थोड़ा सा इंदिरा गांधी के समय में ये देखने को मिला था कि उन्होंने अपना एक कल्ट तैयार किया था जो जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं किया और इंदिरा गांधी ने किया, और उन्होंने अपने आप को एक फैन फॉलोइंग उनकी अपनी एक अलग तरह की थी और उन्होंने एक तरह से तानाशाही की एक शुरुआत की थी जो इमरजेंसी के दौरान की थी, और उसी को हम ब्लैक पीरियड बोलते हैं, वो काला धब्बा भी बोला जाता है भारतीय लोकतंत्र के ऊपर। वो कोशिश वहां हुई है एक ही बार बस, उसके बाद कभी भी आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत में डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाता या डिक्टेटर बनने की कोशिश नहीं करता। मैंने 2019 के चुनाव से पहले एक घोषणा की थी, मैंने कहा अगर मोदी हार गए तो शायद पहली बार ऐसा हो कि वो खाली करने से मना कर दे तो किस्मत से यहाँ पे भी लाज रह गई हमारी कि भाई जीते तो कम से कम लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है। और अगर 2024 में हमको ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करें कि इस लायक न रहें कि वो बोलें कि मैं खाली ना करूं, क्या ना, तब हो सकता है कि उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी तब तक, और तब तक वो उतनी जनता के निगाह में उतने अच्छे नहीं बने रह सकते। इतने लंबे समय तक बने रहना 10 साल तक बहुत मुश्किल काम होता है। 10 साल तक आप सत्ता में रहते हो तो सत्ता की प्रवृत्ति होती है पावर वाली दबाने की, और एब्सोल्यूट पावर होता है तो पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। तो लोकतंत्र के लिए मोदी का 2019 जीतना मतलब लोकतंत्र का सुरक्षा है, क्योंकि यदि मन बदल जाता, देश भर में वातावरण मोदी के फेवर में था, आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद, और बालाकोट और वो जो पुलवामा और ये जो जितने भी थे, माहौल इतना जबरदस्त था कि मोदी जी अगर कहते कि दरअसल मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी नहीं तो देश खत्म हो जाएगा, अगर एक बयान दे देते ना टीवी पे आके रात को 8 बजे, तो पूरा देश बोलता है नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो फिर तो दिक्कत हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ी और काफी भारी भरकम सीटों के साथ वो आए और वो अभी हैं, और ऐसा 2024 में भी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत तो 2024 में भी हो सकती है। तो भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, तो पेंडेमिक भी आपने कभी नहीं, आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा, तो पेंडेमिक आपने देखा था, कभी लॉकडाउन देखा था, कभी ऐसा देखा था कि आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा और आप केवल 2000 रुपए निकाल सकते हो ऐसा कभी हुआ था? तो ये सब चीजें अभी भी हुई कि नहीं हुई? ये सब हुई, तो वो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में ये जो लोग होते हैं, देखिए ये जो सोच का जो स्तर है ना, ये आपका डेवलप होगा कब? जब आप दुनिया को पढ़ेंगे, दुनिया के ढांचे को देखेंगे, तो जो कोई भी नहीं सोच रहा, आपके घर पे भी कोई नहीं सोच रहा, जिस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहा, पॉलिटी पढ़ते समय हम नहीं सोच सकते, वो आप सोचने लग जाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल है। और आप तो जानते हो कि जो घोषणा हो जाती है, उन्होंने कहा बोले सब लोग अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, 22 दिन का महाभारत लड़ने जा रहे हैं, तो कोई आया क्या सड़कों पे? आपने झांक के देखा, कोई नहीं आया। और उसमें पीएचडी वाले लोग भी थे, पॉलिटिकल साइंस वाले लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जो स्वतंत्रता पढ़ाते हैं,
कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिनके इंटरनेशनल डिबेट होते हैं, जो बीबीसी पे भी आते होंगे, ऐसे लोग भी तो अंदर ही बैठे थे ना, कोई सड़क पे थोड़ी था, कोई ये थोड़ी कह रहा है क्या कर लोगे भाई, हम आ गए लोग, ऐसा कोई था? हाँ, पुलिस वाले देखे नहीं थे तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप और हम सबको हर तरह की चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करते समय में इतना विजन क्लियर हो जाता है कि आपका विजन क्लियर रहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप खुद उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आप खुद को वहां खड़ा मत कीजिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि 1995 तक की स्थिति जो है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारे भारत का सुनहरा दौर, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर। और वो इसलिए सुनहरा दौर है कि उस समय में हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो था वो $300 बिलियन चला गया। और 300 का जो आंकड़ा हमने जैसे ही टच किया, आज हम लोग 600 के आसपास हैं, 602 या 603 ऐसा कुछ है। तो उस समय में जब 300 का आंकड़ा जब गया, हमारा 200 का जब गया था ना, $200 अरब का, तब भी बहुत बड़ी बात हुई थी। तब हम लोगों ने एक नारा दिया था, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था कि भारत चमक रहा है। और हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व था, दुनिया हम पे विश्वास करने लगी थी, हमारा आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा दखल हो गया था, रेमिटेंस बहुत आ रहा था, दुनिया भर में हमारे प्रोफेशनल्स नौकरी करने चले गए थे, भारत पैसा भेज रहे थे, भारत में लोग इन्वेस्ट करने लगे थे, शेयर बाजार सेबी के कारण रेगुलेट हो गया था, लोगों का विश्वास। एक समय में हर्षद मेहता के पहले शेयर मार्केट जो है, हर्षद मेहता की वजह से, इसलिए उसको बिग बुल कहा गया था, हर्षद मेहता की वजह से 3000, 3500, 4000, 6000 तक पहुंच रहा था, फिर एकदम 2000 से नीचे चला गया, 1800 के आसपास पहुंच गया, धराशायी हो गया। वो स्ट्रगल करता रहा करीब 4-5 साल तक शेयर सेंसेक्स। और फिर बाद में एकदम से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो फिर उसने फिर बूम आया वहां पर और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा। सरकार ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मंत्रालय खोला गया जिसका नाम था विनिवेश मंत्रालय, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। प्राइवेटाइज करने के लिए मिनिस्ट्री बनानी पड़ी, क्योंकि प्राइवेटाइज भी आप करोगे कैसे? प्राइवेटाइजेशन एक बहुत कठिन काम है। अभी भी मोदी जी को सब लोग सलाह दे रहे हैं कि आप एक विनिवेश मंत्रालय बनाओ, डिसइन्वेस्ट। अगर आपको नेहरू की बनाई हुई चीजें बेचनी है तो आपको 10 साल लगेंगे। इतनी ज्यादा बनाई है उस आदमी ने, इतनी ज्यादा बनाई है कि 10 साल बेचने में लगेंगे। और बेचने के लिए बकायदा एक मिनिस्टर रखना पड़ेगा और कम से कम 25 IAS और IPS लगाओ, 25 IPS IRS लगाओ उसमें, और रात दिन बैठ करके जब वो फाइलें चलाएंगे तो फिर बेचने का प्लान कर पाओगे आप, तब सही ढंग से बेच पाओगे। तो अगर आपको सरकारी संपत्तियां बेचनी है तो उसके लिए एक मंत्रालय बनाना पड़ेगा। और वो मंत्रालय उस समय में अरुण शौरी के नेतृत्व में, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, अरुण शौरी विनिवेश मंत्री बने और उन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी। काफी चीजें बेची गई उस समय में PSUs, लेकिन उससे वो भी सरकार की इनकम कहलाती है। जब आप सरकार की इनकम का पार्ट है, विनिवेश जब आप करते हो उससे जो पैसा आता है उसको भी, हालांकि उसको इनकम नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो इनकम है। जब हम उसको मानते हैं तो वो इनकम वाले भाग में मानते हैं उसको। तो हमने इस बार टारगेट रखा था, पिछले साल जो टारगेट रखा था हमने कि इतने 1000 करोड़ की चीजें साल भर में बेच देंगे, हम नहीं बेच पाए। तो वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप 70,000 करोड़ की बेचने वाले थे, आप तो 20,000 करोड़ की बेच पाए, 50,000 करोड़ तो आपके आए नहीं। तो फिर ढंग से बेचो ना इसको, ताकि 70,000 करोड़ का जो आपने टारगेट रखा है कि इतनी इनकम हमको इधर से होगी, तो जो सोच रखा है वो कम से कम डिजायर्ड वो चीजें हो तो सही। तो उसके लिए आपको मंत्रालय बनाना पड़ेगा। तो अभी भी मोदी जी मंत्रालय बना करके नहीं बेच रहे हैं, अभी भी वो इंडिविजुअली वित्त मंत्री के माध्यम से बिकवाना चाहते हैं कि ऐसे ही बेच दो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो अभी लोग सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको सारे, मोदी जी बोल रहे नहीं मैं सारे बेचूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि सरकार का काम बिजनेस करना है ही नहीं, हमको प्रॉफिट और लॉस के और इस धंधे में रहना ही नहीं, और हम रखना ही नहीं चाहते, हम तो बेचना चाहते हैं सब, काम खत्म। और सरकार अपना कर्जा खत्म करे, जो ब्याज दे रहे हैं हम वो खत्म करें, और प्राइवेट लोग ये काम करें, तो जनता जो है प्राइवेट लोगों से खरीदे, जिसको जरूरत होगी वो खरीदेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर विजन है, लेकिन उसके लिए मिनिस्ट्री नहीं है, वहां मिनिस्ट्री थी। और उसके बाद वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, वो नुकसान कर गया।
उनको लगा कि हम आ रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बढ़िया काम किया है, इंडिया शाइन कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व पता नहीं कहाँ पहुंच गया है, हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर वो कर रहे हैं, राष्ट्र स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की है, रोड्स बनाए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 12मासी रोड बना दिए, ऑल वेदर रोड बना दिए गांव-गांव तक, और पता नहीं क्या क्या हो गया, नए नए IIT और नए नए IIM और एम्स और उनकी शुरुआत की घोषणा होने लगी थी। तो भारत वाकई में चमक रहा था आर्थिक, लेकिन जनता को ये सब समझ में नहीं आया। जनता को लगा कि ये इंडिया शाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं है, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और ये इनको समझ में नहीं आ रही। तो कांग्रेस आ गई और मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने, और सोनिया गांधी का एजेंडा जो है बीजेपी लेके गई थी। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमारी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होगी, सोनिया गांधी ने कभी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि एक विदेशी महिला नहीं बननी चाहिए। तो लोगों ने उसी को वोट दिया, और उसके बाद जब उसको वोट दिया तो सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से कहती हूं कि मैं नहीं बनना चाहती, लोगों की भावनाओं को देखते हुए या मेरे अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए मनमोहन सिंह को बनाना चाहते हूं। मेरे दृष्टिकोण से ये गलत हुआ, क्योंकि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर का पद एक तरह से उन्होंने खुद ने क्रिएट कर लिया, और ये बीजेपी के क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में सुपर प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाते ही मुझे लगता है कि उसने अपनी स्थिति ऊंची कर ली, और वो जो रिमोट से चलने वाली सरकार जो कही जाती थी, तो ये गलती भी तो बीजेपी ने की। हो सकता है अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती और 1 साल में जो फेलियर होते उसके लिए वो जिम्मेदार होती और उसको इस्तीफा देना पड़ता और राजनीति से हमेशा के लिए विदा हो जाती है, हालत खराब हो जाती। लेकिन वो जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ सब कुछ कर रही थी और रिमोट से संचालित कर रही थी, और जब जिम्मेदारी की बात आती थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? मनमोहन सिंह। तो मुझे लगता है उसकी स्थिति ज्यादा बेटर थी, और तब मोदी वहां से बोलते थे ये माँ बेटे की सरकार है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक चीज थी, क्योंकि आप ही के जो उमा भारती ने सिर मुड़वा लिया था अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो, और वो जो सुषमा स्वराज थी बोले मैं अब जमीन पे सोऊंगी और चने खाऊंगी और मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, ये जो सारी परिस्थितियां पैदा की थी पूरे देश में, उसको लेकर के उसने ये किया। अब आप ही के कहने से उसने किसी इंडियन को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब आप फिर कह रहे हो कि ये तो रिमोट से चला रही है, तो फिर अब क्या करेंगे, है ना? तो स्थितियां खराब थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पद क्रिएट हो गया 10 साल के लिए, जिसको आप सुपर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, जो रिमोट से चला सकता है, और उसकी जिम्मेदारी भी जीरो, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई वर्णन नहीं है। तो मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, और उस समय में स्कैम की बाढ़ आई। हालांकि वो सारे झूठे स्कैम थे, कोई स्कैम कामयाब नहीं हो, किसी को सबूत नहीं मिले किसी भी चीज के, कोर्ट ने सबको बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस टाइप का कोई स्कैम हुआ ही नहीं, ये काल्पनिक स्कैम थे। ये जो स्कैम बताए गए थे, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ये सब काल्पनिक थे। काल्पनिक ये थे कि भविष्य के लिए एजम्पशंस थे कि यदि मान लिया जाए कोयले का ये जो बेल्ट है, ये जो माइन है कोयले की, ये अगर किसी को 100 साल के लिए दिया जाए और वो अगर 50 मीटर गहराई तक इसको खोदता है 100 साल तक, तो इतना कोयला निकलेगा। और फिर उसको यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या एनर्जी बना करके या थर्मल पावर बना करके, बिजली बना करके बेचा जाएगा तो इतना रुपया आएगा, जबकि इसको इतना सस्ते में दिया गया है। तो सीएजी ने उसको माना। सीएजी ने संसद में रिपोर्ट में ये लिखा कि यदि इस कोयले को यदि इस भाव से बेचा जाता तो इतने पैसे आते, लेकिन इन्होंने यदि हम मान लें कि ये जो 100 खदानें हैं, ये जो 100 माइंस हैं कोयले की, इन 100 माइंस को 100 साल के लिए आप लीज पे दे रहे हो, 99 साल के लिए, यानी 99 ईयर्स के लिए जो आप लीज पे दे रहे हो, अगर वो इतने मीटर की गहराई तक खोदेंगे तो इतना कोयला निकलेगा, तो फिर 1-1 किलो कोयले के हिसाब से 1-1 क्विंटल के हिसाब से देखें तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब सरकार को इतना लॉस हुआ, तो उसको उन्होंने घोटाला कहा। जबकि भारत में जो कोयला जो खदानें बांटी गई थी, जो बीट्स लगे थे, उसमें 3 या 4 ने ही खनन शुरू किया था, और भारत में लोग थोड़ा थोड़ा खोद के छोड़ देते हैं, जबकि अमेरिका में और यूरोप में पूरा बहुत गहराई तक मशीनों के साथ खुदाई करते हैं, और भारत में इतने गहरे तक खुदाई नहीं करते हैं।
तो 2G स्पेक्ट्रम में भी यही था कि यदि अगर स्पेक्ट्रम जो है इतना महंगा बेचा जाता और कॉल का दर यदि 2 रुपए होता और स्पेक्ट्रम यदि इतना महंगा बेचा जाता अगर एयरटेल को और आइडिया को और इनको सबको, तो इतना पैसा आता। लेकिन जो यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने एक अलग टाइप से डील की और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो पैरामीटर बनाए थे इनको बेचने के, उससे थोड़ा सा वो अलग गए। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कोयला जनता का है और बिजली जनता की है, तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप 3 रुपए किलो अगर हम आपको कोयला बेचेंगे तो आप 3 रुपया यूनिट लगभग बिजली का चार्ज करोगे। तो हम आपको ऐसा कहते हैं कि करते हैं कि 1 रुपया यूनिट में आप बिजली देना, हम आपको 1 रुपए किलो में कोयला देते हैं। क्या होगा कि बिजली यदि बहुत महंगी हो जाएगी तो हम सब्सिडी देंगे, तो आप हमको जो 2 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, मान लीजिए 3 रुपए किलो में हम आपको कोयला देते हैं, मैं सरल करके समझा रहा हूं, ये टर्म नहीं है इस टाइप की, लेकिन 3 रुपए किलो में यदि हम आपको कोयला देते हैं और बिजली यदि 3 रुपए यूनिट में है, तो हम हो सकता है कि बिजली सस्ता करने के लिए वो 2 रुपया वापस सब्सिडी के तौर पे दें। और ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा इसमें करप्शन होने की गुंजाइश रहेगी। तो क्यों ना ऐसा करें कि आप ही हमको लिख कर दे दो कि हम 1 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, हम आपको 1 रुपए किलो में कोयला दे देते हैं। तो उसको करप्शन माना गया है कि आपने 3 का 1 क्यों किया। 3 का 1 किया मतलब वो जो 2 रुपया है और वो इतने समय तक अगर होगा और अगर इतना ज्यादा समय तक अगर ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इतने करोड़ का घोटाला है। तो सीएजी ने कहा कि सरकार के पास अगर 100 साल तक अगर ये सब चलता है या 50 साल तक चलता है तो इतना पैसा और आता, जबकि कम आएगा। तो इन्होंने क्या लिया, उसका मीडिया ने और विपक्ष ने उसको बोला कि ये खा गए पैसा, ये कोयले की दलाली कर ली और ये खा गए, कोयले के हाथ खा ले। जबकि फिर बाद में आपको आश्चर्य होगा, मैंने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों को नहीं बताया है, लेकिन हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं 2012 में मेरी ही एक शिकायत है कोयला मंत्रालय में। मैंने खुद नहीं, मेरा आज भी वो मेल पे पड़ा हुआ है। जो पुराने कुछ स्टूडेंट आए होंगे तो उनको मैंने शो किया था, आपने देखा था शायद, मैंने दिखाया था। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, ये बोलते थे कि आप फ्री में कोयला क्यों नहीं देते, क्योंकि हमको फ्री में बिजली मिलेगी। आया ना समझ में, ये 1 रुपया भी क्यों रखा, आया ना समझ। और इनके लेटर हैं और इनका 36,000 करोड़ का एक घोटाला था मध्य प्रदेश का कैन एनर्जी के साथ, उसके साथ में। तो वो जो है हमने दिखाया, हमने कहा ये डील है और ये तो 0 पे देने के, बल्कि रिलायंस के साथ में जो कोयला की सौदेबाजी मध्य प्रदेश सरकार ने की, उसमें रिलायंस के साथ में इन्होंने जो किया उसमें एक शर्त थी पहले जो यूपीए गवर्नमेंट ने रख रखी थी कि जहां से कोयला खोदा जाएगा उसका कंजम्पशन भी उसी राज्य में होगा, यानी बिजली उसी राज्य में बनाई जाएगी। लेकिन कर्नाटक में कोयला भेज रहा था रिलायंस मध्य प्रदेश से खोद के, तो उसकी शिकायत हमने की। तो जब हमने कोयला मंत्रालय को शिकायत की तो उसके बाद जो है बीजेपी काफी हद तक बैकफुट पे आई। वो पर्सनली मेरे नाम से शिकायत, खैर मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं इसको बहुत बेसिकली उसको स्टडी कर रहा था उन दिनों में, और मेल करते थे। और वो जब DRPG पे शिकायत का जो पहली बार ऑनलाइन वाला चला था, हमने उसको यूज किया। वो शिकायत नंबर भी शायद 78 या इंडिया में 78 नंबर की शिकायत, यानी मेरे से पहले केवल 77 लोगों ने की थी, तो यानी उसमें नंबर भी है 2012 का। तो बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब कुछ वो बैकफुट पे रही, वो संसद जो जाम कर रखी थी वो सब खत्म हो गया और बीजेपी को समझ में आ गया कि हमारे ही मुख्यमंत्री गिर रहे हैं, मतलब ये तो और 0 पे बोल रहे हैं। बोले आप 1 रुपए भी क्यों ले रहे हो उससे, मतलब यानी उद्योगपतियों को फेवर करते हुए वो वहां तक पहुंच गए कि आपको 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको और सस्ती ऊर्जा मिलेगी। आप इधर बोल रहे हो कि 3 रुपए के बजाय 1 क्यों ले रहे हो, वो बोल रहा है 1 भी क्यों ले रहे हो, तो पहले कंफर्म कर लो करना क्या। तो 2G स्पेक्ट्रम में भी ये हुआ कि आप जो कॉल करते थे लगभग 2001 में 2 में या 4, 5 तक 6 तक जब आप कॉल करते थे तो 2-2 रुपए 3-3 रुपए कॉल के लगते थे मोबाइल पे। तो इन्होंने कहा बोले कि जब इसरो गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ है, लोगों के पैसे से जब इसरो बना हुआ है, स्पेक्ट्रम जब पब्लिक का है, सैटेलाइट यदि पब्लिक के पैसे से छूटा हुआ है ऊपर, तो फिर हम 2-2 रुपया कॉल का क्यों करते हैं, 2 पैसे कॉल क्यों नहीं कर देते। तो 2 पैसे कॉल करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम सस्ता करना पड़ेगा,
बात समझ में आई ना। यानी अगर आप टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम महंगा देंगे तो जनता से वसूल करेगा, तो इसलिए स्पेक्ट्रम सस्ता किया, और स्पेक्ट्रम सस्ता किया तो सीएजी ने कहा बोले नहीं आप पुराना ही रेट रखते तो इतना पैसा आता, फिर उसको घोटाला कहा गया। आगे समझ में? तो जनता के ऊपर पैसा ना पड़े, बल्कि जनता को ऊपर से आप फिर बाद में सब्सिडी दें, तो कई अधिकारियों के हाथ से, कई नेताओं के हाथ से पैसा गुजरेगा, तो फिर उसमें तो करप्शन हो जाएगा, तो वाकई में जनता तक तो पहुंचेगा नहीं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता को जो फ्री में दे रहा है या कम में दे रहा है उसी को छूट दे दी जाए, ताकि, और इसी को स्कैम का नाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अभी कहा, जब मोदी जी आ गए 15-16 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस नाम का कोई स्कैम सिद्ध नहीं होता है, ना तो विपक्ष कोई इसके सबूत पेश कर पाया, ना वो सारे लोग भरी भी हो गए, किसी को सजा नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि स्कैम हुआ ही नहीं था। तो जो स्कैम की लिस्ट बताई जाती थी ना मनमोहन सिंह के समय में, वो स्कैम नहीं थे। कारण अभी आपको बता दिया मैंने, स्पष्ट कर दिया। तो ये आर्थिक इतिहास का पार्ट है। और इस समय में ग्रोथ हुई इंटरनेशनल ग्रोथ के हिसाब से। सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में अमेरिका में, उसको सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं हम लोग, या यूं कहें कि सेकंड बड़ा ग्रेट रिसेशन था एक तरह का, है ना। 1930 के रिसेशन के बाद में जो सबसे बड़ा रिसेशन एक तरह का माना जाता है। भारत में 5 रिसेशन है, 5वां रिसेशन था अभी। फर्स्ट रिसेशन आपका था 56-57 वाला, वही ड्राउट के कारण और कच्चे खराब मानसून के कारण। सेकंड रिसेशन फिर लाल बहादुर शास्त्री के समय 66-67 वाला आता है। थर्ड रिसेशन फिर ये आपका ये समय में आएगा 72-73 इंदिरा गांधी के समय वाला, वो फिर अकाल वाला है। युद्ध और अकाल की वजह से ये रिसेशन आया, ठीक है। और बाकी आप 89 और वो वाला रिसेशन मानते हैं। और फिर 5वां रिसेशन अभी 2020 का पेंडेमिक कोरोना वाला, ये सबसे खतरनाक। बाकी समय में -3.2 या -1.2 या इस प्रकार का माइनस आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो था वो -23% या -17, कहीं -17 मिलेगा, कहीं 23 मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा था कल आपको -45 मिनिमम, कितना है लगभग -45। यदि आप रियल इकोनॉमी का रियल उसके फैक्टर में जाएंगे और सारे फैक्टर अगर आप करेंगे, क्योंकि कई लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग गए ना, वो तो सड़कों पे चल के और जब घर गए तो वापस लौट के शहरों में आए नहीं है। तो आज भी आपको लेबर जो है वो पर्याप्त मिलेगी नहीं। तो उन लोगों के तो अकाउंट ही नहीं है, उन लोगों को तो कभी आप काउंट ही नहीं करते हो, उनका तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो उनकी जो नौकरी गई या उनका जो बिजनेस गया या वो जो लॉस हुआ है, तो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करके गवर्नमेंट ये डेटा रिलीज कर रही है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यदि आप जोड़ लोगे तो लॉस बहुत गहरा है, बहुत ही जबरदस्त खराबी हुई है इसके कारण, पेंडेमिक की वजह से और हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण। क्योंकि ऐसा तो एक दिन में कुछ हो नहीं रहा था। आपने देखा कि अगर आप मार्केट का टाइम रखते हैं 8 बजे का बंद होने का, तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में ज्यादा भीड़ पड़ती है, तो ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पाता, है ना। तो ज्यादा लोग एक साथ दुकान बंद होने के चक्कर में यदि टूट के गिरते हैं, तो मुझे लगता है कि संपर्क और ज्यादा होता है। तो वायरस तो ऐसा थोड़ी देखता है कि 8 बजे बाद मुझे फैलना है ना। तो 8 बजे का तो कोई लेना देना नहीं था वायरस के लिए। तो 8 इसके बजाय यदि आप 10 बजे का 10 बजे रखते, तो भीड़ जो है वो 4 घंटे में बढ़ जाती। 6 से 10 के बीच में जो भीड़ आने वाली है वो पूरे 4 घंटे में बटी होती, तो उसमें कॉन्टाजियस कम रहता। लेकिन केवल 2 घंटे में यदि वो सारी भीड़ आएगी तो वो तो ज्यादा संपर्क में आएगी। तो ये जो फैसले हैं कि 8 बजे बाद मार्केट नहीं रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो सारी भीड़ जब दिन में रहेगी तो उससे और ज्यादा समस्या खड़ी होगी। आपने ट्रेनें पूरी बंद कर दी, तो फिर वो ट्रकों में बैठ करके बिल्कुल शरीर चिपक रहे हैं, और उसके साथ जब जाएंगे तो उसमें तो फिर कोरोना होता है। एक भी व्यक्ति ने खांस दिया तो पूरा ट्रक जो है वो चपेट में आ जाएगा, वो गांव में जाकर के फैलाएगा या छोटे शहरों में फैलाएगा। तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, और पूरी तरह से आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो आपने जो तमाम प्रकार के डिसीजन लिए, हम ये बंद कर देंगे, वो कर देंगे, और ये इतनी बजे कर देंगे, और ये बिल्कुल लॉकडाउन, और ये जो हार्श लॉकडाउन और ये हुआ ना, इसकी वजह से समस्याएं और ज्यादा खड़ी हुई। क्योंकि ये टेक्निकल और ये एक्सपीरियंस किसी को नहीं था, क्योंकि सब कुछ अननोन था, नया नया था। तो इसमें आप बहुत ज्यादा दोषी तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने करोड़ लोग जो है शहरों में काम करते होंगे। तो ये अंदाजा आपको होना चाहिए था। आपको लगा है कि सभी लोग गैलरी में रहते हैं, सबके घरों में गैलरी होती है, और सब लोग गैलरी में खड़े होकर के थाली बजाएंगे और सब लोग दिए जलाएंगे। सबके पास गैलरी थोड़ी होती है, झोपड़ी वाले के पास नहीं होती, जो कहीं शहर में कहीं
कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो वहाँ काम कर रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो घर भी नहीं है, वो तो एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, और आप जब उनका खाना पीना बंद कर दोगे, बाहर सब कुछ बंद कर दो। जब नोट बंद किए थे तो पुराने नोट लेकर के कोई खाना पीना नहीं दे रहा था, तब बहुत सारे लोग भूखों मरे। तो ये जो चीजें थी, जब हम कोई भी चीज 8 बजे आकर के जो 4 घंटे की मोहलत दे के जो अचानक से जो करते हैं ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। उसकी वजह से जो समस्याएं खड़ी होती है, अदूरदर्शिता कहलाएगी, ये नेतृत्व क्षमता का फेल्योर कहलाएगा, ये घटियापन है, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए कि लोग जो है बहुत दूर दराज के हैं, बहुत लोग फैले हुए हैं, बल्कि उससे समस्या विकराल ही होगी, सॉल्व नहीं होगी, है ना। तो ये समझ होनी चाहिए। तो अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वाला आदमी होगा, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा, हिस्ट्री को देखा होगा, एंड ये जो पेंडेमिक के लिए जो हम लोग महामारी के लिए एपिडेमियोलॉजी को जो जानकार होगा, हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट ही नहीं है। कोई डॉक्टर है, वही एपिडेमिक महामारी वैज्ञानिक का काम भी वही कर रहा है, जबकि महामारी का विशेषज्ञ होना चाहिए। महामारी के विशेषज्ञ के हमारे यहाँ कोर्स ही नहीं है बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि खुद WHO से लेकर के हमारे गांव के लेवल तक पूरा लूप होल था, पूरा वर्ल्ड जो है वो अंदाज से काम कर रहा था बिल्कुल। ये बहुत बुरी स्थिति है। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में भी दे देते हैं ना, IAS के हाथ में काफी कुछ, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते, लेकिन पॉलिटिशियंस ने अपनी तरीके से किया, और मेडिकल एसोसिएशन और ये भी इतने जिम्मेदार नहीं थे। तो जो आज नीति आयोग के चीफ हैं, अभी भी जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस को देख रहे हैं, डॉक्टर पॉल, वो तो बोल रहे थे कि 15 दिन में 0 हो जाएगा बिल्कुल। कब बोल रहे थे? मार्च में। और उन्हीं के कहने पे मोदी जी ने कहा था, बोले 18 दिन महाभारत चलेगा और हम लोग 22 दिन तक चलाएंगे, 21 दिन तक, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 23 मार्च को यही बोला था ना कि 22 दिन का ये महाभारत है, 21 दिन का, और बस उसके बाद गेम खत्म, फिर अब सब नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, और आज क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर पॉल के कहने से हुआ था, और वो डॉक्टर पॉल आज भी नीतियां बना रहा है, अभी भी टीवी पे वही है जिसने कहा था 15 अप्रैल को 0 हो जाएगा, कोविड जो है वो 0 हो जाएगा, जबकि उस समय तो उठना शुरू हुआ था, है ना। तो बड़ा विचित्र समय से हम लोग निकले, और मुझे लगता है काफी चीजें क्लियर है जो आप लोगों ने देखी है। तो ये भारत का इतिहास यहाँ तक जब आता है तो हम तमाम प्रधानमंत्रियों से, तमाम नीतियों से गुजरते हैं। तो आप पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़िए, मुझे लगता है होमवर्क किया होगा आपने, तो काफी चीजें निकल करके आई होंगी, है ना। इसके बाद सब प्राइम क्राइसिस के ऊपर एक नोट लिखिएगा, 2008 का सब प्राइम क्राइसिस। ये अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व हैं वो सब धराशायी हो गए थे, और अमेरिका में सबसे बड़ी क्राइसिस आई, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर में पूरी दुनिया में बूम आया था 2001 से लेकर 2008 तक, और 2012 तक भारत में रहा, लेकिन 2011 के बाद में भारत में गिरने लगा था, और आज भी नहीं उठ पाया, और कभी भी नहीं उठ पाएगा। मैं एक और भविष्यवाणी करता हूँ, पॉल क्रुगमैन की भी है, और कभी भी इसलिए नहीं उठ पाएगा क्योंकि जनसंख्या अब आपकी पीछे जाएगी। 2.1 जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ हम जा रहे हैं, और कई बार हमारे जो कई सारे मित्र हैं, जब हम चर्चा करते थे कि जमीनों के दाम उतने ज्यादा नहीं होंगे, तब वो बोलते थे नहीं ऐसा, देखो जनसंख्या बढ़ रही है ना। उनका हाँ, अच्छा जमीन तो नहीं बढ़ सकती, उसको खींच के लंबा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, तो फिर दाम किसके बढ़ेंगे? लॉजिक सही था, लेकिन जनसंख्या अब उतनी भी नहीं बढ़ रही। आज हम जो है मेट्रो बना रहे हैं, ये फ्लाईओवर हैं इतने सारे, हो सकता है कि 40-50 साल बाद लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज पागल थे, इन पे कौन चलेगा, मतलब यही इतना खाली पड़ा हुआ है ना। तो 2100 के बाद तो मतलब आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद तो स्थितियां जो है जनसंख्या के मामले में बहुत विचित्र होने वाली हैं। हम लोग बहुत डिक्रीज होने वाले हैं, बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि 2.1 हम मानते हैं जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए। क्यों? क्योंकि एक पुरुष होता है, एक महिला, दोनों की संतान एक है। यदि अगर उनके 2 बच्चे हुए तो एक व्यक्ति के साथ तो एक ही बच्चा काउंट होगा, एक व्यक्ति पे तो एक ही। अच्छा डेथ तो फिर बूढ़े होंगे, दोनों 70 साल के होंगे, दोनों 75 साल होगा, डेथ 2 लोगों की होगी और 2 लोग यहाँ एडजस्ट कर रहे होंगे अगर एक व्यक्ति के। लेकिन किसी किसी के अगर 2 व्यक्तियों के यदि एक बच्चा है तो वो तो मरेंगे 2 और रहेगा केवल 1। और अगर किसी का विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं करने की परंपरा बढ़ रही है, आदत बढ़ रही है, और ज्यादा उम्र में विवाह करने की आदत भी बढ़ रही है। अब 30 साल 35 साल में लोग विवाह कर रहे हैं, बिना विवाह के भी रह रहे हैं।
और कई लोग जो लिव इन में रह रहे हैं और इस तरह से रह रहे हैं वो बच्चे ही नहीं चाहते। तो ये जो सिचुएशन आ रही है ना, ये जो है हमको बहुत पीछे ले जाएगी। और एक समय जो यूरोप में होता है या सबसे बूढ़ी जनसंख्या जो जापान में है, वहां पर लोग शादी नहीं करते, बच्चे ही नहीं होते। तो कई देश हैं जो इनवाइट कर रहे हैं, बोले हम जमीन भी देंगे, पैसा भी देंगे, आपके अकाउंट में इतना डाल देंगे, यहाँ आओ, लेकिन शादी करनी पड़ेगी और बच्चे होंगे शर्त ये है, तो फिर हम आपको यहाँ मौका देंगे। मतलब उससे हमारे यहाँ के सिटीजन बढ़ेंगे ना। तो वो ऐसे ही नहीं देना चाहते कि आप वहाँ जो जमीन भी ले लो, मकान भी ले लो और कभी कभी छुट्टी में वहाँ चले गए रहने के लिए, है ना, ऐसा नहीं। फिर वो यहाँ के नागरिक रहोगे और उनके पास इतना पैसा है कि बैंक वालों को उल्टा वो ब्याज देते हैं, बैंक में पैसा भी जमा कराते हैं और उसको टैक्स भी देते हैं कि ये हमारा पैसा रखो, क्योंकि हम घर पे नहीं रखते, आप रखो, और उल्टा पैसा लो हमसे, इतना पैसा तुम्हारा, यानी कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं तो तुम 90 लाख दे देना बाद में, ठीक है ना। ये है बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, उनमें यही है, जो नॉर्वे, स्वीडन, और वहां पर यही सिस्टम चल रहा है। जनसंख्या नहीं है, माइनस में ग्रोथ है, यूरोप की ग्रोथ जो है माइनस में है, आप जानते हैं। हम भी जब पढ़ लिख जाएंगे, हमारे यहाँ पे भी लिटरेसी जब 99% हो जाएगी, तो आदमी जो है बच्चे नहीं पालना चाहता। नहीं तो आपके माता पिता में से देखा होगा जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, वो एक बच्चा जो है वो नर्सरी से लेके गए उसको 3rd में, फिर वापस नर्सरी में आ गया, फिर उसका नर्सरी में उसको छोड़ने जाओ स्कूल, उसका टिफिन तैयार करो, फिर वापस वो उधर 7वीं में पहुंचा, एक और नर्सरी में आ गया इधर, फिर वो गन चक्का है तो उसके सफेद बाल आने लगते हैं जब वो सबको 7वीं तक लेके आता है तो। और सब 7वीं में आए, सबकी ट्यूशन शुरू हो गई, सब पैसे मांगते हैं। आदमी सोचे मेरा यूरोप घूमने का मूड था जवानी में, है ना, लेकिन पैसा ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं ये वाला जो है फोन ला करके मैं चलाऊंगा, पैसे ही नहीं, बच्चों को लैपटॉप दिलाना है, उसके क्लास में ये आ गया है, अब उसका नीट आ गया, उसका IIT आ गया, धीरे धीरे फिर तीनों की शादियां आ गई, फिर तो खत्म ही हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। आज का युवा ये सब नहीं चाहता झंझट, आज का युवा खुद ही घूमना चाहता है ना। बच्चे के लिए ज्यादा करेगा तो फिर उसी में रह जाएगा। वो चाहता है अच्छा लंबा चौड़ा, पहले वाला चाहता था कि एक बगीचा हो और बड़ा सा मकान हो, लोग आके कहें कि वाह क्या मकान है आपका, और बच्चे की शादी करो तो उसमें भी 1000 मेहमान आए और सब हवाई करके जाए। अभी का आदमी चाहता है कि यार एक 2 BHK चाहिए मेरे को, मैं और मेरी वाइफ रहे, हम चले जाए, थोड़ा विदेश घूम के आए, यहाँ ताला लगा जाए, बाहर गार्ड रहे, कवर्ड कैंपस हो, कोई झंझट ना हो, चोरी चकारी ना हो, सुरक्षित रहें, शादी ब्याह किसी होटल में कर लेंगे, कहीं बैंकेट हॉल में कहीं पे भी हो जाएगा छोटा सा, मतलब बहुत रिलैक्स रहना चाहता है आदमी, ठीक है। तो अब ये मनोवृत्ति जो है ना ये बढ़ेगी, और ये मनोवृत्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी और जितनी ज्यादा आप सुविधाएं और मटेरियलिज्म जितना ज्यादा फैलता है ना, आदमी खुद एंजॉय करना चाहता है, बच्चों को नहीं कराना चाहता, ठीक है। तो पहले के समय में था ही नहीं ना ये सब घूमने फिरने का, और इतना ज्यादा चस्का ही नहीं था, बाहर इतना कुछ था ही नहीं, तो वो सब जो है वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनकी शादी करना, यही एंटरटेनमेंट था और यही बहुत बड़ी बात थी। इसी में सब मिलते जुलते थे और अच्छा लगता था कि भाई साहब ने जो है बहुत प्रगति की है ना। अब ये सब नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत बढ़िया है, सुखद है, यूजर फ्रेंडली होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली होगा, आप सबके लायक होगा, तो इकोनॉमी की हिस्ट्री आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। शांति पाठ।